अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, अब ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, ये मेनली जो है ना हम लोगों ने जो लास्ट 3 डिजीज़ पढ़ी थी ना, वो थायराइडाइटिस में आ रही थी। मतलब थायराइड की इन्फ्लेमेशन उनकी वजह से हो रही थी, लेकिन उनके एंड में हमारे पास होता है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अच्छा, लेकिन ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, देयर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज लेवल ऑफ द T3 एंड T4 एट द एंड। ठीक है, और TSH का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ग्रेव्स डिजीज़ भी हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, अब इसको हम ग्रेव्स डिजीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ग्रेव्स एक साइंटिस्ट था, उसने हमारे पास ये डिज़ीज़ का बारे में बताया था। ठीक है, अच्छा, अब इसकी हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ में ट्राइड होता है। ट्राइड में क्या चीज़ें, 3 चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, एक हमारे पास आता है इसमें ऑप्थेल्मोपैथी, जिसको आप एक्सोफ्थल्मोसिस कहते हो, एक्सोफ्थल्मोसिस, एंड थर्ड हमारे पास इसमें प्री ट्रिबियल मैक्सोडेमा होता है। ठीक है, हम सारा एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ग्रेव्स डिजीज़ जो होता है ना, ये मेनली हमारे पास जो मिडिल एज फीमेल्स होती हैं ना, जैसे 20 से 40 साल के बीच में जो फीमेल्स होती हैं, उनमें कॉमन होता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ जीन्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं ग्रेव डिजीज़ में, जैसे CTLA4। ठीक है, इसके अलावा PTPN22। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास है HLA-DR3। क्या क्या है, CTLA4, PTPN22, HLA-DR3। ठीक है, अब इसकी अगर आप पैथोजेनेसिस की बात करो ना, तो पैथोजेनेसिस में मैंने बता दिया कि इसमें 3 ट्राइड होते हैं। एक होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, एक हमारे पास था एक्सोफेथलमोसिस, और एक प्रीटिबियल मैक्सोडेमा। ठीक है, अच्छा, अब थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि हमारे पास ऑब्वियसली बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ठीक है, 3 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एक हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, या जिसको आप थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हो। ठीक है, वो क्या करता है, वो जाके TSH रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, और उसकी वजह से TSH जो होता है उसकी एक्टिविटी, TSH का जो रिसेप्टर होता है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अल्टीमेटली T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी। ठीक है, पहले तो हमने कहा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी थी, अब थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी है। ठीक है, ये भी हमारे पास थायराइड की वजह से ग्रोथ जो होती है उनको इंक्रीज़ करा देता है। ठीक है, इन दोनों की वजह से हमारे पास जो है वो ग्रोथ, जो ग्रेव्स डिजीज़ के सिम्टम्स हैं ना, मेनली वो थायरोटॉक्सिकोसिस और T3 T4 लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमारे पास इसमें एक और एंटीबॉडी रिलीज़ होती है जिसको हम कहते हैं TSH बाइंडिंग इनहिबिटर एंटीबॉडी। ठीक है, TSH बाइंडिंग इनहिबिटर एंटीबॉडी, ये वो एंटीबॉडी होती है जो हमारे पास TSH के साथ बाइंड कर जाती है, और TSH रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से उस रिसेप्टर के साथ TSH नहीं बाइंड कर पाता। जब TSH बाइंड नहीं होगा तो T3 T4 का लेवल ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 2 एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंगी, TSI और TGSI, तो इसकी वजह से क्या होता है, T3 T4 का लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला ज़्यादा होगा, TSH बाइंडिंग इनहिबिटर एंटीबॉडी, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा, जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने को निकल लिया थायरोटॉक्सिकोसिस का मैकेनिज्म, मतलब पैथोजेनेसिस। अब हम आते हैं एक्सोफेथल्मोसिस का मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज़ आई, तो आई के हमारे पास ऊपर और नीचे और साइडों पे भी हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल होते हैं जो पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब आई के बैक साइड पे हमारे पास जो होते हैं फिब्रस टिश्यूज़ होते हैं, फैट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है इसमें जो ये मसल्स होते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, सबसे पहले इसका एडेमा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो बैक साइड पे आई का एरिया है ना, रेट्रो ऑर्बिटल एरिया, यहाँ पे तो एक फैटी इन्फिल्ट्रेशन होती हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन का। ठीक है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो गई, टी सेल्स इन्फिल्ट्रेशन हो गई, और एडेमा की बात हम लोगों ने कर ली। क्या है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल का एडेमा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो फैटी इन्फिल्ट्रेशन थी, टी सेल इन्फिल्ट्रेशन थी, ग्लाइकोज मोनोग्लाइकेन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास
टी सेल्स इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक्सोथेलिया में एक और चीज़ क्या होती है जिसको हम कहते हैं लिड लैग। लिड लैग में क्या होता है कि लिड जो होती है वो कम्प्लीटली बंद नहीं कर हो पाती अल्टीमेटली, क्योंकि आंख बहुत बड़ी हो जाती है, आंख आगे की तरफ आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो आईलिड होता है ना, इसका जो मसल होते हैं ना, जो हमारे पास इस आईलिड को बंद करवाते हैं ना या खुलवाते जो है मेनली, उसमें हमारे पास दो मसल्स होते हैं। एक हमारे पास है म्यूलर मसल और एक है लिवेटर पल्पेब्राई सुपीरियरिस, ठीक है। तो इसका क्या काम है, ये आईलिड को ओपन करवाता है। अगर इसकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली आईलिड बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगी, अल्टीमेटली आंख जो आई जो है वो आगे प्रोट्यूट कर जाएगी, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कर लिया एक्सोफिथेलमोसिस वाला के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन डर्मोपैथी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्किन होती है मेनली जो प्रीट्रेबियल स्किन होती है, ठीक है, इसमें हमारे पास एडेमा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकिन की जो होती है वो उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ग्रेव्स डिजीज़। अब ग्रेव्स डिजीज़ जो होता है ना, एज दैट ऑफ द जैसे कि हमारे पास हाशिमोटोस डिजीज़ में जैसे था ना कि हमारे पास डिफ्यूज़ एडेमा था और सिमेट्रिकल एडेमा था, तो हमारे पास जो ग्रेव्स डिजीज़ है इसमें भी हमारे पास डिफ्यूज़ और सिमेट्रिकल एडेमा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि ग्रेव्स डिजीज़ में साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है ग्लैंड का, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया होता है और सिमेट्रिकल एंड डिफ्यूज़ जो है वो एडेमाज होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, इसमें जो ग्लैंड होता है ना वो बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होता है, ठीक है, और कैप्सूल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो क्या है कि हमारे पास ग्लैंड की लार्जमेंट होती है, हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी होती है, ग्लैंड का कैप्सूल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ग्लैंड जो होता है वो लार्ज हो जाता है और स्मूथ और सॉफ्ट होता है। तो मॉर्फोलॉजिकली आप देखते हो ना, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक तो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, तो वो हमारे पास नॉर्मली तो हम लोगों ने कहा था कि थायराइड फॉलिकल के इर्द गिर्द जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो क्यूबाइडल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो ऐसे करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एपिथेलियल सेल पहले ऐसे थे क्यूब की तरह थे, अब ऑब्वियसली जब वो उनको पिचका जाएगा ऐसे करीब करीब आएंगे तो वो लंबे हो जाएंगे, ठीक है। अब लंबे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास थायराइड फॉलिकल हो गया, ये इर्द गिर्द हमारे पास इसके वो हो गए, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑब्वियसली ये कॉलमनर सेल्स की वजह से क्या होता है कि हमारे पास क्राउडिंग हो जाती है, क्राउडिंग की वजह से हमारे पास प्रोसेसेस बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, पेपिलरी प्रोसेस बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे से पेपिलरी प्रोसेसेस बन जाते हैं। अब हमारे पास ये जो पेपिलरी प्रोसेस है ना, ये पेपिलरी एडिनोमा में भी बनते हैं ऑफ द थायराइड ग्लैंड, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ग्रेव्स डिजीज़ के पेपिलरी प्रोसेस को, कि इसमें हमारे पास जो पेपिलरी प्रोसेस होता है ना उसमें हमारे पास वो नहीं होती,